Hello everyone, this is Zahid. Welcome to our lecture series on physics for class 11 and class 12. Today we are going to do some problem in unit and measurements. तो जैसा कि हमने पढ़ लिया है इसके बारे में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यूनिट एंड मेजरमेंट में है क्या और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के मदद से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, इसका डायमेंशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का यूनिट होता है वोल्ट्स। तो इसका डायमेंशनल यूनिट, डायमेंशन के फॉर्म में अगर इसको लिखना है MLT के फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यह मतलब होता है कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए क्या हम फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क डन कैसे आता है, वर्क डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो होता है हमारा चार्ज। जैसे कि हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू IT। तो इससे हम यहाँ पे चार्ज की जगह पे यहाँ पे पहले Q लिख देते हैं, Q चार्ज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। अब फोर्स का पहले हमने ब्रेक डाउन कर लिया बेसिक कंपोनेंट्स में। और फोर्स का हम डायमेंशन यूनिट डायमेंशन जानते हैं, इसका फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है L। I क्या है, I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको ऐसे ही लेने देंगे I। और टाइम का क्या होता है यूनिट T। अब इसको अगर ऊपर ले जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ML² T का पावर -3 और I का पावर -1। तो वोल्टेज V का डायमेंशन हो जाएगा ये। उसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी का अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो पहले वो कहाँ से डिराइव हो रहा है उसके लिए बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे कि हाँ वोल्टेज V कहाँ से डिराइव होगा, यहाँ से डिराइव होगा। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन के लिए क्या लिख सकते हैं, वर्क डन के लिए लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है। तो इसीलिए यहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन IT। अब इसमें से हम फोर्स का डायमेंशन जानते हैं MLT -2, डिस्टेंस का जानते हैं L, I का आ जाएगा I और T का T। तो इससे बन जाएगा हमारा वोल्टेज के लिए ML² T का पावर -3 I का पावर -1। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। दूसरा डायमेंशन हम निकालते हैं किसका, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G ये कहाँ आता है, ये क्या क्वांटिटी है। तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि G कहाँ पे आता है, कौन से इक्वेशन में आता है। तो G इक्वल्स टू होता है फोर्स इज इक्वल्स टू G इंटू मास ऑफ वन बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडी। अगर मतलब दो बॉडी है, ये M1 है, ये M2 है और इसके बीच में डिस्टेंस अगर R है
तो इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जी को लिख लेते हैं। जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब इसमें से हम f का डायमेंशन जानते हैं। f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो इसका भी डायमेंशन जानते हैं। m1 क्या है, मास, और m2 क्या है, मास, तो इसका भी हम डायमेंशन जानते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पे लिख देंगे m l t माइनस 2, आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर अपॉन मास के लिए, पहला मास के लिए m, इस मास के लिए m। अब अगर इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, m, एक m कट जाएगा, एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन निकल जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है मेरा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला दे रखा है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एस सरफेस टेंशन इक्वल्स टू रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आर रेडियस, एच हाइट अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या क्वांटिटी है, रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट। अब इसमें हम सबका डायमेंशन चेक करते हैं, किसका किसका डायमेंशन हम जानते हैं। तो रेडियस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ है। एच क्या है, हाइट है, ये भी लेंथ है तो इसका भी एल हो जाएगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हम जानते हैं एल टी -2। रो क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं डेंसिटी को। तो मास का क्या होता है, डायमेंशन m, और वॉल्यूम का लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी को ml के पावर -3। ये हमारा हो गया, डेंसिटी का भी हमको डायमेंशन मिल गया, ग्रेविटेशन का भी, एक्सेलरेशन का भी जानते हैं हम, ये हो गया। रेडियस का भी l है, हाइट का भी h है। तो अगर हमको s का डायमेंशन अगर लिखना है तो s इजिकल्स टू रो जी आर एच बाई 2 इज इक्वल्स टू, रो का क्या होगा, m का ml का पावर -3, g का lt का पावर -2, r के लिए l, h के लिए l। 2 तो कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये खत्म हो गया। तो इसको हम अगर फिर से अगर अरेंज करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, m l की पावर -3 और 1 2 3 प्लस 3 हो जाएगा, t का पावर -2। तो m l0 t का पावर -2, ये हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्वांटिटी हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर का डायमेंशन क्या होगा, आर। तो रेजिस्टेंस आर, आर कहाँ से आ सकता है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, करंट में हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू क्या है, आई आर है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर है, हमको R का निकालना है। तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। आई क्या है, करंट है, ये एक अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ऐसे ही रहेगा।
और v के लिए क्या लिख सकते हैं, v का हमने पहले निकाल लिया था, तो ये है m l स्क्वायर t की पावर -3 i की पावर -1, m l स्क्वायर t की पावर -3 i की पावर -1 i की पावर -1 अपॉन i। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -3 i की पावर -2। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस R है उसका डायमेंशन है m l स्क्वायर t की पावर -3 i की पावर -2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक इक्वेशन दे रखा है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। ठीक है, इस इक्वेशन में x जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t है, t टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, a b c d अननोन है। ठीक है, t टाइम है, तो हमें निकालना है कि डायमेंशंस ऑफ a b c d क्या होगा। ये जो क्वांटिटी है a b c d, इनका डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। हमने कल देखा था कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। तो हम जानते हैं कि x का डायमेंशन क्या है, l। तो इस इक्वेशन में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो पांचों पार्ट का, अगर ये इक्वेशन सही होगा तो ये पांचों पार्ट का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, तो ये क्या है, a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि डायमेंशन को ब्रैकेट में इस तरीके से लिखने के लिए, हमेशा डायमेंशन को इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेकेंड पार्ट क्या है, बी टी, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, लेकिन हमें तो बी का नहीं पता है, इनटू इसके साथ में टाइम टी है, तो हम बी को इधर रहने देंगे, टी को उधर लेके जाएंगे, तो बी का डायमेंशन क्या बन जाएगा, एल टी का पावर -1। ठीक है, उसी तरीके से पार्ट थर्ड में देखते हैं। पार्ट थर्ड क्या है, सी टी स्क्वायर, सी तो सी हो गया और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए, तो एल हो गया। तो c इज इक्वल्स टू एल टी की पावर -2, सी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर -2। और फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है डी टी क्यू। तो डी टी क्यू में डी तो अननोन है और टी क्यू का टी क्यू, इसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर। तो डी बराबर एल टी की पावर -3। ठीक है, तो ए बी सी और डी का डायमेंशन हम इस तरीके से किसी अननोन, अगर किसी इक्वेशन में अननोन दिया रहेगा तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या है, इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। मतलब क्या है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है, F इज इक्वल्स टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट अगर घूमना है तो इस पे एक इस तरीके से फोर्स लगना होगा।
अगर इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये यहाँ पे टेंशन आएगा और टेंशन के कारण ये एक फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है। तो ये कितना, इसके ए बी सी का कितना होगा ये इसमें निकालना है। और ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें वेरिएबल क्या क्या हो गया, मास, वेलोसिटी और रेडियस। ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m है और रेडियस r है। ये हो गया वेरिएबल और ये निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम जानते हैं कि F इजिकल्स टू एम ए वी बी आर सी, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होगा इसके डायमेंशन के बराबर होगा, और F का डायमेंशन तो हम जानते हैं एम एल टी का पावर -2, ये हो गया F का डायमेंशन। और इधर में ये क्या है, मास, तो मास को लिख सकते हैं m का पावर a, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, l t -1, इसका पावर b, और r क्या है, रेडियस, जो कि है l, लेंथ है, रेडियस एक तरीके से लेंथ है, तो उसका पावर c। अब इधर इक्वेशन में मास को, लेंथ को, टाइम को अलग अलग कर लेते हैं। तो अगर मास को अलग करेंगे तो मास सिर्फ यहीं पे है, तो m का पावर a आ गया। लेंथ को अगर अलग करेंगे तो लेंथ का पावर यहाँ b है प्लस लेंथ का पावर c है, और टाइम का पावर -b है, m l t -2। अब क्या करते हैं कि इधर के मास, इधर के कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को, पावर को इक्वेट कर देते हैं। दोनों साइड के जो डायमेंशन है अगर इसको बराबर होना है तो यहाँ पे पावर m का 1 है, l का 1 है, तो इस साइड में भी पावर इसका m का 1 होगा, l का 1 होगा। तो उसको क्या करते हैं कि a इक्वल्स टू 1 के बराबर कर देते हैं, l का पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और माइनस b इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो इससे हम 3 इक्वेशन मिल गया, 1 2 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व, 1 2 3 2 गेट ए बी सी। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1 तो है, और b इक्वल्स टू, अगर इक्वेशन 3 में देखेंगे तो b इक्वल्स टू 2 है। अब इसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, अगर b इक्वल्स टू 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन के, f ए बी सी निकल गया है, एफ एम का पावर ए 1, वी का पावर बी 2, और आर का पावर सी -1, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। यही हमारा फॉर्मूला भी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जेई मेंस में 2020 में जेई मेंस में एक आया हुआ एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, इसका डायमेंशन निकालना है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू का डायमेंशन क्या होगा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो अभी तो हमने करंटली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, या फिर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो अभी ये सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि हमने बचपन में जब चुंबक देखा है, तो अगर हम उस 2 चुंबक को आसपास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को खींचता है,
या फिर एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो ये क्यों होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का क्या यूनिट है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये 2 यूनिट है। अगर सिर्फ इतना अगर पता रहता तो ये सवाल बहुत आसान था, क्योंकि अभी हम लोग उतना आगे पढ़े नहीं हैं, इसीलिए हम इसको नहीं जानते हैं, तो इसीलिए ये सवाल मुश्किल है। तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि बी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला भी बोलते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमको डायमेंशन किसका पूछा है? b² / 2μ। ठीक है, इसका पूछा है। तो ऊपर में क्या है? इसका हमने यूनिट जानते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका क्या है? स्क्वायर अपॉन 2 और म्यू, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर स्क्वायर को अगर अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये कट जाएगा, एक न्यूटन यहां से भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का हम लोग डायमेंशन जानते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mLT-2। और नीचे में क्या है? मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है? लेंथ का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो ये हमारा निकल के आ गया इसका डायमेंशन। ठीक है, जो कि अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन में कहाँ है? पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन। तो ये हमारा ये हो गया। तो हम पहला इस यूनिट से, यूनिट एंड डायमेंशन से भी बहुत सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। और ये आसान सा चैप्टर है, इसको करने से आपका तुरंत अगर एक सवाल तुरंत आराम से बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल हम देखते हैं आया हुआ। ये एक सवाल है। ठीक है, ये एक सवाल है, ये भी मेंस में आया हुआ है। क्वांटिटी f is given by f h c का पावर 5 upon g, where c is a speed of light, g is universal gravitational constant and h is Planck constant. Dimension of f is that of, f का डायमेंशन क्या होगा? एरिया के डायमेंशन के बराबर होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा, मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होगा, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन क्या है? लेंथ इनटू लेंथ, L² हो जाएगा। वॉल्यूम का L³। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका क्या हो जाएगा? mL⁻⁻1। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का हमने कल देखा था, mL⁻2 T⁻⁻2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और मैच कराएंगे कि ये किसके डायमेंशन से मैच होता है। तो क्या दे रखा है हमें? सवाल है f√h c⁵ अपॉन g। अब h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट जब हम फोटो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू होता है। ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। और एनर्जी का हम जानते हैं
एनर्जी यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर, या फिर इसको जैसे भी लिखना है जूल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से h का जो डायमेंशन निकलेगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो h का डायमेंशन निकल के आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखते हैं कि h का यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपको निकाल के देखना है तो यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या है, न्यूटन मीटर, और ये क्या है 1/सेकेंड है। तो यहाँ से h करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड। और न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या हो जाएगा kg, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड। एक सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि h प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन h का यूनिट ये है, तो डायमेंशन क्या होगा m l स्क्वायर t का पावर -1। तो हमने h का डायमेंशन निकाल लिया। c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है l t -1। और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इसके बारे में निकाला था, इसका डायमेंशन निकाला था। ठीक है, g का डायमेंशन क्या है m-1 l³ t-2। ठीक है, g का भी डायमेंशन पता है, c का भी डायमेंशन पता है, h का भी डायमेंशन पता है। तो अब f का हम यूनिट निकाल के देखते हैं, या डायमेंशन निकाल के देखते हैं। डायमेंशन जैसे निकालेंगे तो हम उसको आंसर से मैच करा सकते हैं। तो f इजिकल्स टू √h c की पावर 5/g। h के लिए क्या लिखेंगे, m l स्क्वायर t की पावर -1, m l स्क्वायर t की पावर -1। ये हो गया h के लिए। c क्या है, c वेलोसिटी है, तो ये मीटर पर सेकेंड का पावर 5/g के लिए क्या है, m की पावर -1 l³ t का पावर -2 का √ होल का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मास पावर 1 है, यहाँ पे -1 है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की पावर 2 l का पावर 2 प्लस यहाँ से आएगा l का पावर 5, और नीचे से जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और t का पावर -1 यहाँ से जाएगा तो -5, और नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो गया ये। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, m स्क्वायर 5 2 7 -3 l का पावर 4 इंटू t का पावर 6 प्लस 2 4 हो जाएगा -4 √ तो यहाँ से क्या निकलेगा, m l स्क्वायर t का पावर -2। f का डायमेंशन क्या निकला, ये है। ये किस चीज़ का डायमेंशन होता है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे या फिर ऑप्शन में हम मिलाएंगे तो एरिया का डायमेंशन तो नहीं है, वॉल्यूम का भी डायमेंशन नहीं है, मोमेंटम का भी डायमेंशन नहीं है, लेकिन एनर्जी का डायमेंशन है। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम तो बहुत आसानी से इसके सवाल को कर सकते हैं। और ये एकदम लेटेस्ट आया हुआ सवाल है जिसको बहुत ही आसान से हम कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में बस थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि यूनिट के बारे में हम कम जानते हैं। ठीक है, जो बड़ा बड़ा या नया नया यूनिट है उसके बारे में हम कम जानते हैं, इसीलिए अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा करने में। जब इसको हम और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, नया नया यूनिट के बारे में जानते जाएंगे, डिफिकल्ट यूनिट, और जो यूनिट हम पहले नहीं देखे हैं उसके बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाएगी और डायमेंशन निकालना और उसके प्रॉब्लम करना आसान होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर कल हम लोग या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले यूनिट के बारे में या फिर इसी यूनिट से और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।